नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 को, यानी कि जो हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, उसके भाग 6 को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा आज का है, सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है वह कब लगाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है यह कब लगाया गया था। तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध है यह लगाया गया था 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा लगाया गया था। तो उस समय थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय कौन था। तो उस समय था जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के द्वारा जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा भारत में सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। तो राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को बंद करने का भारत में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने किया, मतलब सती प्रथा के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे राजा राम मोहन राय। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इन्हीं के प्रयासों के चलते जो है 1829 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध तत्वबोधिनी सभा से है। तो तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना यह की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी। तो 1839 ईस्वी में। कब। तो 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न हमारा है, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था। तो महेश दास था। तो आप ध्यान दीजिएगा, बीरबल का जो वास्तविक नाम था वह था महेश दास। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं विष्णुगुप्त किसका वास्तविक नाम था। तो कौटिल्य का। किसका। तो कौटिल्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। वहीं रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था। तो जो रामचंद्र पांडुरंग था यह तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। आप ध्यान दीजिएगा, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वह था रामचंद्र पांडुरंग। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौटिल्य के द्वारा जो फेमस पुस्तक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे था। तो कौटिल्य की जो फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, इसका संबंध किससे था। तो इसका संबंध था राजनीति से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। पॉलिटिक्स से संबंधित थी जो पुस्तक लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। अगला प्रश्न हमारा है, स्टैगफ्लेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्टैगफ्लेशन के बारे में इसमें क्या जो कथन दिया हुआ कौन सा सही है। तो इसमें से ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन के दौरान क्या होता है। तो इसमें उच्च मुद्रास्फीति और उच्च स्थिरता यानी कि उच्च ठहराव देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। स्टैगफ्लेशन के दौरान जो है उच्च मुद्रास्फीति देखी जाती है और उच्च स्थिरता यानी कि उच्च ठहराव देखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, जो MS ऑफिस है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो यह जो MS ऑफिस है यह एक प्रकार का एप्लीकेशन है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन है। अगला प्रश्न हमारा है, एक्सेल का संबंध निम्न में से किससे है। तो एक्सेल का संबंध किससे है। तो जो एक्सेल है किससे संबंधित। तो MS ऑफिस से संबंधित है आपका एक्सेल, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। जो एक्सेल है इसका संबंध किससे होता है। तो यह एक भाग होता है MS ऑफिस का। अगला प्रश्न हमारा है, विभिन्न सिस्टम से जुड़ने के लिए जो है हम लैन का उपयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि जो लैन होता है, लैन का पूरा नाम क्या होता है। तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो लैन होता है इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा नाम होता है। अगला सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जनक किसे माना जाता है। यानी कि विद्युत चुंबकत्व का जनक आपको बताना है कि किसे माना जाता है। तो विद्युत चुंबकत्व का जो जनक है किसको माना जाता है। तो माइकल फैराडे को, यानी ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। माइकल फैराडे को जो है विद्युत चुंबकत्व का
जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, मतलब कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनको पृथ्वी से किस प्रकार ट्रैक किया जा सकता है। तो डॉपलर प्रभाव की सहायता से जो है कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी से आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कृत्रिम मतलब डॉपलर प्रभाव के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किसका जो परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि आपको बताना है कि एटॉमिक फ्यूल के रूप में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो लेड होता है इसका एटॉमिक फ्यूल के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, लेड। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वही रहता है, या इनमें से कोई नहीं रहता, आपको बताना है। तो पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में पृथ्वी पर द्रव्यमान की तुलना में किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है चंद्रमा पर वो समान रहता है। तो आप इस ध्यान दीजिएगा, वही रहता है, यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना पृथ्वी पे होगा उतना ही चंद्रमा पे भी उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो द्रव्यमान होता है वह ब्रह्मांड में कहीं भी किसी वस्तु, मतलब मान लीजिए जो द्रव्यमान होता है किसी भी वस्तु का ब्रह्मांड में हमेशा एक समान रहता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, सेंधा नमक यानी कि रॉक सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सेंधा नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सोडियम क्लोराइड होता है यह सेंधा नमक का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सोडियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं NaCl भी, आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रोमीन का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है। तो ब्रोमीन का प्रतीक क्या है, तो ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, Br जो होता है यह ब्रोमीन का प्रतीक होता है। तथा ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ब्रोमीन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 35। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ब्रोमीन की परमाणु संख्या 35 होती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, किस प्रक्रिया में गैसीय अवस्था का सीधा रूपांतरण जो है ठोस अवस्था से, मतलब गैसीय अवस्था का सीधा रूपांतरण ठोस अवस्था में हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आप सॉरी यार, निक्षेपण इसका राइट आंसर हो जाएगा, निक्षेपण, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। निक्षेपण जो होता है यह एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें जो है गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो आपका निक्षेपण होता है, निक्षेपण की प्रक्रिया के दौरान, निक्षेपण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिपोजिशन, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। निक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं डिपोजिशन। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है आपका, जिसमें कोई भी गैसीय अवस्था का जो रूपांतरण है वो सीधे ठोस अवस्था में हो जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, किसी भी ठोस अवस्था का जो रूपांतरण है वो सीधे गैस में हो जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है। मान लीजिए कोई अवस्था है, कोई वस्तु है, अगर उसका सीधे ठोस अवस्था से अगर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगर मान लीजिए किसी की अवस्था गैसीय अवस्था है तथा उस गैसीय अवस्था से उसको ठीक ठोस अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं तो उस अवस्था को हम कहते हैं डिपोजिशन। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर गैसीय अवस्था से सीधे रूपांतरण ठोस अवस्था में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे निक्षेपण हो रहा है। वहीं अगर हम ठोस अवस्था से सीधे रूपांतरण गैसीय अवस्था में हो रहा है तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन हो रहा है। ऊर्ध्वपातन कहते हैं हम सब्लिमेशन। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ हम किसको कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका है। तो तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं ये मानव की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये मानव की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इनको हम न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मानव की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा। यानी कि आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ईंधन है जिसके द्वारा सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो हाइड्रोजन है, अगर इसका हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं
तो यह सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न हमारा है, रक्तचाप के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? तो रक्तचाप के रखरखाव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार मानी जाती है? तो अधिवृक्क ग्रंथि। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है यह रक्तचाप के रखरखाव के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न हमारा है, किसे भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? तो किसे भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया गया है? तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल जो हैं ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं मनोज सिन्हा क्या बनाया गया हाल ही में? तो हमारे जो मनोज सिन्हा हैं ये बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का 100वां हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? तो भारत का जो 100वां हवाई अड्डा है वह बनाया गया सिक्किम में, तथा इस हवाई अड्डे का क्या नाम है? तो पांगयोंग। क्या नाम है इस हवाई अड्डे का? तो पांगयोंग जो हवाई अड्डा है यह हमारे देश का 100वां हवाई अड्डा है, यह बनाया गया है सिक्किम में। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश का पहला पुलिस बल है जिसके द्वारा सभी मलखानों को डिजिटल कर दिया गया है? तो सभी मलखानों को डिजिटल करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है दिल्ली पुलिस। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है, दिल्ली पुलिस जो है यह सभी मलखानों को डिजिटल करने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, दिल्ली पुलिस। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला संगीत संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो भारत का जो पहला संगीत संग्रहालय है यह बनाया गया है कहाँ पे? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में जो है भारत का पहला संगीत संग्रहालय बनाया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तमिलनाडु में कहाँ पे बनाया गया है ये भी जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो तिरुवरयाराऊ, ये जगह थोड़ी सी अजीब है, नाम इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए, तिरुवरयारायू। तो इस जगह पे जो है भारत का पहला संगीत म्यूजियम यानी कि संग्रहालय बनाया गया है। यह जगह जो है आपको मिलेगी तमिलनाडु में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो हरियाणा के झज्जर जिले में। कहाँ पे? तो हरियाणा के झज्जर जिले में जो है हमारे देश का पहला सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाया गया। आप ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा कैंसर का जो अस्पताल है यह बनाया गया है हरियाणा के झज्जर जिले में। अगला प्रश्न हमारा है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है 2021 की, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत में, तथा भारत में ही 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिनेश कुमार खारा वर्तमान में किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में किस बैंक के अध्यक्ष हैं? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न हमारा है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जीसी अनुपमा, जो जीसी अनुपमा है इनको एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, जीसी अनुपमा। अगला प्रश्न हमारा है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में कब जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कुंभ मेले को जो है 2017 में जो है यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, 2017। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय बनाया गया हमारे देश का 25वां उच्च न्यायालय। आपको पता होगा हमारे देश का जो 25वां उच्च न्यायालय यह बनाया गया आंध्र प्रदेश में। तो आपको बताना है कि इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति जो विक्रम नाथ हैं ये बनाए गए हैं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अशरफ गनी किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अशरफ गनी जो हैं किस देश में भारत के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अफगानिस्तान में ये अफगानिस्तान के ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, अफगानिस्तान के जो है ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है अशरफ गनी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6 था उसको हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी में हम अगले प्रैक्टिस सेट को भी अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।